हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पढ़ाई लिखाई चैनल। जैसा कि आप अभी तक केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर से जुड़े हुए थे और आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया उन सीरीज़ को, और अब हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़। और फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर। और वेक्टर से हम स्टार्ट करते हुए चलेंगे, फर्दर अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास 11 का जो ये वेक्टर टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिज़िक्स आती है, और हर चैप्टर इस वेक्टर चैप्टर के बिना अधूरा है। तो हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर चैप्टर। और वेक्टर में सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि वेक्टर होते क्या हैं और इन्हें पढ़ा क्यों जाता है, इन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है हम चैप्टर का नाम भी वेक्टर ही बोलेंगे। देखो वेक्टर, तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम अपनी जितनी भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं अपने आसपास की, तो उन चीज़ों को समझने के लिए फिज़िक्स में लॉज बनाए जाते हैं, और लॉज को समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि मास, वेलोसिटी, मोशन, किसी भी चीज़ का मोशन। तो जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कई तरीके की है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करूं, तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक तो चाहिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा आपको क्या चाहिए, यूनिट। जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल लूंगा कि आपके पास 2 kg मास है। मास कितना है? 2 kg। तो 2 kg क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये kg जो है ये यूनिट है, ये इसका मेजरमेंट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन दो चीज़ों से एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं होती है, वो अधूरी होती हैं। जैसा अब हम फर्दर आगे जब चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटियाँ जो हैं वो इनके बिना अधूरी हैं। तो तब हमारी शुरुआत होती है एक नए टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको दो ही तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। अब वेक्टर में जाने के लिए, वेक्टर में जाने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं कि अगर कोई मेरा एक फ्रेंड है जो मुझसे मिलने आने वाला है, तो मैं उसे अपनी लोकेशन पर कैसे बुलाऊंगा? मैं उसे बताऊंगा कि मैं आपसे इतने किलोमीटर दूर हूँ। पहले डिस्टेंस बताऊंगा कि कितने किलोमीटर दूर हूँ। मैंने उसे बोला कि मैं आपसे 1 किलोमीटर दूर हूँ। तो अगर मान लो कोई पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, और उसे 2 किलोमीटर आना है, तो 2 किलोमीटर मैंने उसे डिस्टेंस दे दी, कितनी? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर को ध्यान से देखो, 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर है आपकी यूनिट। अब 2 किलोमीटर इस पर्सन के लिए इसके पास कई डायमेंशन है जाने के लिए, कि भाई ये 2 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, 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 इधर भी जा सकता है। इतने सारे रास्ते हो गए उनके पास 2 किलोमीटर जाने के लिए। तो अब कंफ्यूजन, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन क्या है आपकी? अधूरी है। तो इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी उन्हें, डायरेक्शंस। तो यहीं से स्टार्ट होता है, जहां से डायरेक्शन नाम वर्ड स्टार्ट हो जाता है वहीं से आपका वेक्टर स्टार्ट हो जाता है। अब वेक्टर के बारे में जब हमने ये छोटी सी स्टोरी को समझा, तो अब हम वेक्टर को जानेंगे और वेक्टर को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है, उसके साथ क्या अलजेब्रा लगाई जाती है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो मैं यहाँ पर 2 ब्लॉक बना लेता हूँ, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं स्केलर और वेक्टर। तो सबसे पहली ऐसी फिजिकल क्वांटिटियाँ जिनको समझाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है?
सिर्फ और सिर्फ हमें उनकी वैल्यू की जरूरत पड़ती है। वैल्यू मतलब फिजिक्स में वैल्यू को एक अमाउंट, वैल्यू मतलब अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड फिजिक्स में अमाउंट को इस वर्ड से जाना जाता है, मैग्नीट्यूड। और दूसरा वेक्टर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटियां जिनको एक्सप्रेस करने के लिए एक तो हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, मतलब वो है कितना, और दूसरा आपको किसकी जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक चीज और है, जरूरी नहीं है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वो एक्चुअल में वेक्टर हो ही हो। अब आगे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी ये बात। जरूरी नहीं है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, यही इनफ नहीं है वेक्टर होने के लिए। वेक्टर होने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, ठीक है। वेक्टर्स के रूल लगने चाहिए वहां पर, ठीक है। वेक्टर के रूल को फॉलो करेगा तो ही हम उसे वेक्टर बोलेंगे। पहली चीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, दूसरी चीज वो वेक्टर्स के रूल्स को भी फॉलो करे, तब जाके वो फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में वेक्टर बनेगी। क्लियर है? तो स्केलर क्या होते हैं जिनके एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे पहला, इसके कुछ एग्जांपल हो गए, मास, ठीक है, स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज टाइम को आप बहुत बखूबी समझ सकते हो कि टाइम कितना है, सिर्फ आप ये जानने की कोशिश करते हो। दूसरा, और आप क्या बोल सकते हो, मास, टाइम, लेंथ भी अपने आप में क्या है, एक स्केलर है। अब आ जाते हैं फर्दर हम वेक्टर पे। वेक्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है, जिससे मैं खुद समझता हूं, फोर्स। तो फोर्स को आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। अगर आपको कोई बोले कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना है, तो आपके दिमाग में दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, कितना लगाना है, कितना लगाऊं फोर्स, और किस डायरेक्शन में लगाऊं। जहां ये दो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ गए, वहां क्या, वहां आपको एक स्केलर के अलावा दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में जाना पड़ता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स, ठीक है। कितना लगाना है और किस डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या हो गया, एक वेक्टर का एग्जाम्पल है। और क्या हो सकते हैं वेक्टर के एग्जाम्पल, वेलोसिटी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। जैसा कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगा कि आपको 2 किलोमीटर आना है, और कि कहाँ आना है, मैंने बोला ईस्ट में आना है, ईस्ट में आना है। तो मैंने उनको डायरेक्शंस भी दी, और दूसरा उनको क्या दिया, एक मैग्नीट्यूड भी दिया कि आपको कितना चलना है, ये भी बताया कितना चलना है और कहाँ चलना है। तो तब जाके उनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई और वो एग्जैक्टली मेरे पास पहुंच गए। क्लियर है ये सभी को? इसके बाद हम आगे और भी चीजें समझेंगे। देखो, अब ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ये अभी आपको फील हो जाएगा। देखो, अगर कोई पर्सन ईस्ट में चल रहा है, ठीक है, ईस्ट में गया, और कितना गया, 2 मीटर गया, उसे लगा अरे मैं तो अपना एक सामान भूल गया हूं, तो वो 1 मीटर दोबारा वापस आया यहां पर, उसका एक फ्रेंड सामान लेके यहां पर आ गया। तो ओवरऑल देखो आप कितना चला है, जरा ध्यान से देखो आप, 1 मीटर, सिर्फ 1 मीटर चला है ओवरऑल। दूसरा, यही चीज अगर आप देखोगे, अगर कोई पर्सन 1 मीटर चला है और फिर वो 1 मीटर कहाँ चले गया, देखो डायरेक्शंस बना लो, ये हो गई ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, वो नॉर्थ में चला। अब मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है ना। अगर ये 1 है, ये 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, √2। तो जैसा ही आपने देखा ये एंगल चेंज हुआ है ना, इनके बीच में, इनिशियल और फाइनल वेक्टर के बीच में एंगल पे डिपेंड कर रही हैं चीजें, और ये एंगल भी आपको डायरेक्शन का आइडिया देता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन ईस्ट पे है,
ठीक है, अगर कोई ईस्ट में चल रहा है, मैंने बोला उसने ईस्ट की डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल लिया, ईस्ट की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री के एंगल पर गया, तो देखो ये 30 डिग्री आपको उसकी डायरेक्शन का आइडिया दे रहा है कि वो 30 डिग्री गया। तो बेसिकली एंगल भी एक डायरेक्शन का आइडिया देता है। अब बात आती है, यहां तक तो हो गया वेक्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, वेक्टर क्वांटिटियां क्या होती है, वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, और अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे दिखाते हैं वेक्टर को। तो वेक्टर को सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो की हेल्प से। अब ये एरो क्या बताना चाहता है, सबसे पहले वेक्टर को याद करो। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटियां होती हैं जिसके साथ में एक तो चलता है आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या चलता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चलता है। तो मैग्नीट्यूड मतलब वो कितना है और डायरेक्शन मतलब कहाँ है ना, किस तरफ है। तो जरा ध्यान से देखो इस वेक्टर को, देखो ये इस वेक्टर के पास कुछ ना कुछ लेंथ है, इसके पास, इस एरो के पास कुछ ना कुछ लेंथ है। तो ये जो इसकी लेंथ है ना, ये किस चीज को बता रही है, यहाँ पर ये दिखा रही है कि ये मैग्नीट्यूड है। और ये एरो हेड ये बता रहा है डायरेक्शन को। तो इसलिए किसी वेक्टर को अगर मैं इसको मान लो, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो ये ए देखो, अगर मैं पूछूंगा ए और बी में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो सिंपली आपको दिख रहा है इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी लेंथ बड़ी है, यानी कि ये वेक्टर इसके पास ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं टेल, वेक्टर की टेल, और इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड। थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी वेक्टर के साथ साथ, जैसे आप आगे समझते जाओगे। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा यहाँ पर मैग्नीट्यूड, अमाउंट को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। और हमने क्या चीज़ पढ़ी, इसको वेक्टर की, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं आपके पास, ए और बी। मैंने बोला बी एक स्केलर है लेकिन ए एक वेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं अब हर जगह ये थोड़े ना लिखता फिरूंगा कि ये एक वेक्टर है, ये एक स्केलर है, तो कुछ सिंबल दे दिया गया वेक्टर को। वेक्टर को क्या सिंबल दे दिया गया भाई, हमने देखा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो से। तो सिंपल सी बात है, हम उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक एरो ही बना देते हैं, जो एरो यही बता रहा है कि ये एक वेक्टर है। अब मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एक वेक्टर है और ये एक स्केलर है। स्केलर इजीली आपको ऐसा दिखेगा और वेक्टर आपको, वेक्टर के ऊपर ये एरो जरूर दिखेगा। क्लियर है। अब ये तो हो गई आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब बात आती है कि वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, इक्वेशन बताओ उसकी। तो इक्वेशन होती है, जैसे मैंने बोला कि ए एक वेक्टर है, तो ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने खुद ही बोला, वेक्टर, ये लो वेक्टर। आपने बोला मैग्नीट्यूड, आपने देखा यार ये लेंथ मैग्नीट्यूड को बता रही है ना, ये लेंथ मैग्नीट्यूड को बता रही है। तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए, और मैग्नीट्यूड मतलब ये लो, ये लाइन, इस लाइन को तोड़ो और दोनों साइड लगा दो इसके, मैग्नीट्यूड है भाई उसका। किसका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। दूसरा आपने बोला, आपने ये तो लिख दिया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का है, मैंने बोला किसकी डायरेक्शन है, ए की, लो भाई ए की डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन बताता है, ये एरो का हेड, ये लो एरो का हेड इसके ऊपर बना दो। कितना सिंपल है, देखो ये मैग्नीट्यूड है ये, और ये क्या है, डायरेक्शन। इसको बोला जाता है कैप, इसको क्या बोला जाता है, कैप, वेक्टर की कैप बोला जाता है। तो आप किसी वेक्टर की कैप, मतलब ये डायरेक्शन है, तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को इसकी कैप से भी डिनोट करते हैं। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर, और इसको आप सिंपली इसके अपॉन में ला सकते हैं, ये बन जाएगा ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको आपको आगे इसका यूज आएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ने तो अभी बोला था कि कोई भी वेक्टर हो, वो वेक्टर तभी कहलाएगी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर के लॉस को फॉलो करे। तो सर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसके पास मैग्नीट्यूड हो,
डायरेक्शन हो लेकिन फिर भी वो वेक्टर ना हो, वो वेक्टर के लॉस को फॉलो ना करें। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने 10th में भी पढ़ा इसके बारे में, इसको बोलते हैं करंट, और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट कैसा है? मान लो ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर, यहां से करंट निकला 10 एम्पियर का। मैंने बोला 10 एम्पियर का करंट यहां से निकल गया 2 एम्पियर ऊपर। तो आप बोलोगे, मैंने पूछा यहां कितना करंट गया, तुमने बोला सर 10 का 2 एम्पियर ऊपर चले गया तो यहां पर आएगा 8 एम्पियर। मैंने कहा ठीक है। फिर फर्दर ये आया, ये आया, ये आया, ये फिर से एक वायर बन गई। आपने बोला यहां से आया 2 एम्पियर, यहां से आया 8 एम्पियर। मैंने बोला यहां कितना गया, तुमने बोला यहां से 2 आया, यहां से 8 आ रहा है, दोनों मिलके यहां पर 10 एम्पियर देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, इस करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन ये जुड़ किसकी तरह रहे हैं? 8 + 2 10 एम्पियर। ऐसे किसको जोड़ते हैं? ऐसे स्केलर को जोड़ते हैं, क्योंकि स्केलर के पास स्केलर को जोड़ना। मैंने बोला आपकी मम्मी ने बोला आपको 2 kg शुगर लेके आओ, शुगर, आप 2 kg शुगर लेके आए। आपकी मम्मी ने बोला कम है, और लेके आओ 2 kg, और 2 kg शुगर लेके आए। अब मैं काउंट कर रहा हूं कि यार मैं कितने kg शुगर ले आया। देखा मैंने 2 + 2 यानी कि 4 kg। आपने क्या करा? सिंपली अलजेब्रा लगाई, सिंपल अलजेब्रा लगाई, आपने जोड़ दिया। यहां पर देखो, यहां पर भी आप सिंपल अलजेब्रा लगा रहे, 8 + 2 कर रहे हो 10। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप 1 मीटर गए ईस्ट में और फिर एग्जैक्टली नॉर्थ चले गए 1 मीटर, और मैंने बोला बताओ ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? आपने बोला √2। क्या लगाया आपने? √2 मीटर हुआ। आपने लगाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या आपने 1 + 1 किया? नहीं, आपने इसको भी कंसीडर किया कि ये कितने डिग्री के एंगल पर रोटेट हुआ। आपने इस चीज को भी कंसीडर किया यहां पर। तो देखो जरा, इन फिजिकल क्वांटिटियों को आप डायरेक्ट जोड़ रहे हो, इनको भी डायरेक्ट जोड़ रहे हो, लेकिन इसको देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अभी मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल रूल बताऊंगा कि वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है। क्लियर है? तो इस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है लेकिन फिर भी ये इसको जोड़ रहे हैं हम किसकी तरह? नॉर्मल अलजेब्रा की तरह, ठीक है। इसलिए इस ये क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये फिर भी वेक्टर नहीं है, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या है? वैसे बेसिकली ये क्वांटिटी टेंसर है। एक और क्वांटिटियां होती है जिनको बोलते हैं टेंसर, बट अभी आपके सिलेबस में टेंसर नहीं है, तो आप इसको एज अ स्केलर ही मान के चलोगे, क्योंकि ये स्केलरों की तरह जुड़ती है। स्केलर के रूल लगते हैं यहाँ पर, सारे वेक्टर के रूल नहीं लगते। क्लियर है सभी को ये बात? और क्लियर हो भी जानी चाहिए अभी तक। अब हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया वेक्टर को। लास्ट हमने क्या निकाला था रिलेशन? ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए का कैप, ये था वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये इक्वेशन भी यही बता रही है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको यही एक्सप्रेस कर रहा है। अब बात आती है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एंगल भी आपको डायरेक्शन का आइडिया देते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन है, वो ईस्ट से 30 डिग्री के एंगल पर है। मैंने बोला ईस्ट से 30 डिग्री, या मैंने बोला ईस्ट से 45 डिग्री के एंगल पर है। ईस्ट से इधर की तरफ, किस तरफ? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री के एंगल पर है। मैंने बोला बताओ वो पर्सन कहां पर है? मैंने बोला एक पर्सन ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री के एंगल पर है। तो देखो, ढूंढो इसे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब कहां है वो पर्सन? नॉर्थ ईस्ट में। किससे बताया आपने? ये एंगल से। तो एंगल को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि एंगल क्या है और एंगल कैसे मेजर करता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे मेजर करते हैं? एंगल, दो वेक्टरों के बीच का एंगल बहुत जरूरी है। तो
अगर एक वेक्टर आपके पास ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो मान लो मैंने 30 डिग्री दिया। तो मैंने पूछा ए और बी के बीच का एंगल कितना है, आपने बोला 30 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक और केस दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में 110 डिग्री। मैंने बोला बताओ वेक्टरों के बीच में कितना एंगल है, आपने बोला 110 डिग्री, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टरों के बीच का एंगल या तो वहां से नापा जाता है जहां से वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं, या वहां से नापा जाता है जहां पर वेक्टर टर्मिनेट हो रहे हैं, जहां पर खत्म हो रहे हैं। तो हमेशा वेक्टर को या तो टेल टू टेल नापा जाता है, देखो टेल टू टेल, और या वेक्टरों को हेड टू हेड नापा जाता है। या तो आप वेक्टरों को हेड टू हेड ज्वाइन करो तब उनके बीच का एंगल देखो, या वेक्टरों को टेल टू टेल ज्वाइन करो। अब सर यहां पर टेल टू टेल कैसे ज्वाइन करेंगे या हेड टू हेड कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट कि वेक्टरों को पैरेलली कैसे शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। इस टॉपिक पर हमने बोला वेक्टरों को टेल टू टेल जोड़ा जाता है या हेड टू हेड जोड़ा जाता है, तब आप किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल नाप सकते हो। वेक्टरों में एंगल की जरूरत आपको पड़ने वाली है क्योंकि आप डायरेक्शन को जानना चाहते हो कि कोई वेक्टर कितनी डायरेक्शन में है, या आप एंगल से भी उसका आइडिया लगा सकते हो। तो पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट। अच्छा देखो, ये मैंने कोई एक वेक्टर बनाया, इसको बोला मैंने ए वेक्टर। अब मैंने बोला वेक्टर में दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। अब अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज ना किया जाए और अगर डायरेक्शन भी ना चेंज किया जाए, क्या वेक्टर चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इस वेक्टर को बिल्कुल एज इट इज इतना ही बनाया, ये लो एज इट इज उतना ही बनाया, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ इतने एंगल पर है ना, तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अभी भी उतनी है, ये बनाया मैंने देखा वेक्टर अभी भी लेंथ में उतना ही है, वेक्टर अभी भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, अभी भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब वेक्टर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है इसी वेक्टर को मैं यहां भी बना सकता हूं, भाई बिल्कुल बना सकता हूं। इसी वेक्टर को मैं इसके पीछे भी बना सकता हूं, लो, और इसी वेक्टर को इसके आगे भी बना सकता हूं। इसी को बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो कहीं भी, क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। अब देखो ये पैरेलल शिफ्ट आपका एंगल निकालने में कितना हेल्पफुल है, आप इसकी हेल्प से एंगल भी निकाल सकते हो। तो पैरेलल शिफ्ट देखो, फिर से देखो, ये देखो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना है, ये लो भाई पैरेलल शिफ्ट कर दिया, क्या वेक्टर चेंज हुआ? नहीं हुआ। ये लो, ये लो, ये लो, अगर ये ए वेक्टर है, ये भी ए ही है, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, और ये भी ए वेक्टर है, सारे के सारे ए वेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ वेक्टर में चेंज ही नहीं करा, मैंने सिर्फ इसको खिसका के थोड़ा आगे कर दिया, ना डायरेक्शन चेंज करी ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, तो वेक्टर चेंज ही नहीं होगा। क्योंकि वेक्टर में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन। अगर आप उसी को चेंज नहीं करते हो तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अब आप किन्हीं भी दो वेक्टरों के बीच का एंगल इजीली नाप सकते हैं। देखो बी वेक्टर, ए वेक्टर, और अगर मैंने बोला ये 110 डिग्री है, अब मैंने बोला सबसे पहले मैंने चेक करा डायरेक्शन देखने के लिए, भाई ए का तो हेड है यहाँ पर, बी की टेल है, इसका मतलब है कि या तो आप टेल टू टेल जोड़ो दोनों वेक्टरों को, और या क्या करो आप, या दोनों वेक्टरों को हेड टू हेड जोड़ो। तो मैं दोनों दिखा सकता हूं आपको। इस वेक्टर को उठा के अगर मैं ऐसे पीछे लगा दूं, ये देखो सेम मैंने बी वेक्टर को उठाया और यहां रख दिया, इसका मतलब है ये 110 डिग्री है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल 180 डिग्री होता है, और अगर ये 110 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना होगा? 70 डिग्री। चलो भाई ये तो समझ में आ गया सर। अब सर इनको टेल टू टेल जोड़ के दिखाओ, ये तो हेड टू हेड जुड़े, इसको उठाओ और इसको उठा के आगे शिफ्ट कर दो, लो सर ने कर दिया आगे शिफ्ट। तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल पूरा 180 डिग्री, ये 110 डिग्री, और ये बचा हुआ कितना होगा? 70 डिग्री। कहीं से भी मेजर कर लो। फिर से देखो एक और क्वेश्चन,
ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, और मैंने बोला ये 60 डिग्री का एंगल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने बोला बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है। सबसे पहले आपने देखा 60 डिग्री, 60 डिग्री हो सकता है क्या? देखा इसका टेल इसका हेड, इसका टेल इसका हेड, नहीं 60 डिग्री तो एंगल नहीं है। तो सर ने बोला था कि अगर आपको किन्हीं भी दो वेक्टरों के बीच का एंगल देखना है, टेल टू टेल जोड़ो और हेड टू हेड जोड़ो। तो आपने इसको उठाया और यहाँ रखा, ये लो भाई, कि सर ने बोला था कि भाई पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ कर दिया शिफ्ट। अब देखो दोनों टेल टू टेल जुड़ गए, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है? ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है। किसी और बच्चे ने देखा, बोला सर ने बोला था हेड टू हेड जोड़ना है। हेड टू हेड कैसे जोड़ सकते हैं? इसको उठाया और पीछे शिफ्ट कर दिया, ये लो भाई पीछे शिफ्ट हो गया। भाई ये पूरा 180 डिग्री, ये 60, तो ये 120 डिग्री। अच्छा, दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, कि भाई अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, और अगर मैं पैरेलली शिफ्ट यहाँ कर दूँ, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये हो गया 120 था तो ये 60 डिग्री हो गया। तो दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, यार ये 60 डिग्री है, ये भी तो टेल टू टेल वाला एंगल है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको देखो 360 कितना हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा। भाई पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना पूरा एक रोटेशन, तो ये भी तो टेल टू टेल का एंगल है। तो हमेशा आप लीस्ट वाले एंगल को देखोगे, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो मेजर करते हैं टेल टू टेल या हेड टू हेड, और आप कौन सा वाला एंगल लोगे? स्मॉलर वाला एंगल, स्मॉलर एंगल मेजर करोगे। क्लियर? स्मॉलर एंगल मेजर करते हो तो ये वाला एंगल नहीं होगा। स्मॉलर क्या है इन दोनों के बीच का एंगल? 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक बात? अब हम आगे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, और अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला जो टाइप है वो है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर। सेकंड अनइक्वल वेक्टर्स, वेक्टर। थर्ड कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर, वेक्टर। फोर्थ हो गया कोप्लेनर वेक्टर। फिफ्थ हो गया को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर। सिक्स्थ हो गया पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट हो गया आपका यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हो गया जीरो वेक्टर। ये बेसिक वेक्टर, ये तो आपको जानने जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हो गया इक्वल वेक्टर, नाम से ही पता लग रहा है इक्वल वेक्टर, इक्वल। अच्छा, एक वेक्टर और छूट गया, यहां पर हम लिख देते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वल वेक्टर, नाम से ही पता लग रहा है इक्वल। कोई भी दो वेक्टर ले लो, मान लो ए वेक्टर है और ये एक और बी वेक्टर है, तो वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर किन्हीं भी दो वेक्टरों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो सिंपल सी बात है दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वल तभी होंगे जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो जाए। अनइक्वल, अनइक्वल में क्या करना है भाई? या तो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, है ना, ये लो, ये भी अनइक्वल है, इनके मैग्नीट्यूड ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है। दूसरा अनइक्वल में और क्या बोल सकते हैं? ये अनइक्वल है भाई, ए और बी की डायरेक्शन देखो डिफरेंट है, ये भी अनइक्वल है। और ये देखो, ये वेक्टर
और ये वेक्टर, एक तो ये बड़ा है ये छोटा है, दूसरा इसकी डायरेक्शन कुछ और है इसकी डायरेक्शन, तो ये टोटली क्या है अनइक्वल। अनइक्वल होने के लिए या तो मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो या डायरेक्शन इक्वल ना हो या दोनों इक्वल ना हो। क्लियर है। अब आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर सिंपली क्या है, अगर कोई वेक्टर ए है तो इसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, जो बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, इसके बराबर हो, मैग्नीट्यूड में क्या हो इसके इक्वल, बिल्कुल इतना ही हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो बिल्कुल इसके ऑपोजिट, मतलब ऐसे, तो ये है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बिल्कुल उसमें 180 डिग्री का शिफ्ट हो, 180 डिग्री शिफ्ट। देखो अगर ए वेक्टर ऐसा था तो माइनस ए को उठा के यहां पर भी रख सकता हूं, ये माइनस ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इन दोनों को यहां से ज्वाइन करा, कितने डिग्री का एंगल है 180 डिग्री का एंगल है। क्लियर है सभी को। अब देखने वाले हैं हम कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर, को मतलब कॉमन, लीनियर मतलब लाइन, जिनके लिए मैंने एक लाइन बना दी, ये रखा मैंने, ये एक लाइन बना दी, इसी लाइन में एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। मैंने बोला ये तीनों कैसे हैं, आपने बोला कोलीनियर है क्योंकि एक ही लाइन में। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। मैंने पूछा क्या ये कोलीनियर है, क्या ये कोलीनियर है, क्या आपको ये कोलीनियर दिख रहे हैं? अभी आप बोलोगे नहीं दिख रहे हैं, तो अलग अलग लाइन में। लेकिन अगर ध्यान से देखो, क्या मैं इस बी को उठा के ऊपर, देखो बी को उठा के पहले पीछे रखा, ये लो भाई, बी को यहां से उठाया और यहां रख दिया छुपके से, और फिर चुपके से उठाया इसको यहां रख दिया। अब मैंने पूछा बताओ ए और बी कोलीनियर है, तुमने बोला यस, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट प्रॉपर्टी से इसको पीछे रख सकते हो, इसको उठा के ऊपर रख सकते हो। ऐसे ही मैंने सी को पहले पीछे रखा, ना डायरेक्शन चेंज करी ना मैग्नीट्यूड चेंज करा, और फिर सी को उठा के ऊपर रख दिया। ये देखो ये कोलीनियर है, ये सी क्या है कोलीनियर है। डी को भी उठाया और उठा के पहले पीछे रखा, यहां रख दिया ये, और फिर इसको उठा के इसके बगल में रख दिया, ये लो डी वेक्टर, ये भी कोलीनियर है। तो मैंने कोलीनियर वेक्टर में कहीं पे भी ये नहीं बोला कि कोलीनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला कोलीनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही लाइन में हो। अब वो एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और ऑपोजिट भी हो सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे ये दो वेक्टर हैं तो ये एक ही लाइन में आपको दिख रहे हैं, तो ये कोलीनियर है। अगर मैं इसको ऐसे भी शिफ्ट कर दूं ना तो ये भी कोलीनियर है। तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट मत बनाना कि एक ही लाइन में होंगे तो ही कोलीनियर, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ही कोलीनियर होंगे, ऑपोजिट भी हो सकती है डायरेक्शन, जैसा कि आपको यहां पर दिख भी रहा है। नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। कोप्लेनर ऐसे वेक्टर जो एक ही कॉमन प्लेन में एग्जिस्ट करे, जैसे कि ये दो वेक्टर है। ठीक है, अब मैं पूछूंगा आपसे कि क्या ये कोप्लेनर है, तो देखो ये एक प्लेन है, अगर ये इसी प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे दोनों तो ऑब्वियसली ये कोप्लेनर होंगे। तो देखो आपको दिख भी रहा है ये दोनों क्या है कोप्लेनर। अब मैं इनकी ओरिएंटेशन ऐसे चेंज भी कर देता हूं, ऐसे रख देता हूं इनको, तो यहां पर भी एक प्लेन हो सकता है, देखो सेम प्लेन में आ रहे हैं। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, लेकिन तीन वेक्टर हमेशा कोप्लेनर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि हम यहां पर ये दो वेक्टर मैंने बना लिए और ये तीसरा वेक्टर है, ये तीन वेक्टर आपको दिख रहे होंगे, देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बना रखे हैं मैंने। तो ये देखो ये दो कोप्लेनर है, तीसरा प्लेन से बाहर है, ये दो कोप्लेनर है लेकिन तीसरा प्लेन से बाहर है। इधर वाले दो कोप्लेनर है, देखो सेम प्लेन में आ रहे हैं लेकिन तीसरा उससे बाहर है। तो कोप्लेनर वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। इसको मैं 3 डायमेंशनली आपको दिखा भी सकता हूं। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, ये जेड है, और यहां पर ये रहे कोप्लेनर वेक्टर, ये ए बी सी। ये देखो तीनों सेम प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? इस वाले पीछे वाले एक्स और वाई प्लेन में है ये तीनों, ये इधर 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 तीनों। तो ये कोप्लेनर होगा आपके। नेक्स्ट को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, तो को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम होते हैं। जैसे
जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी इनको, ठीक है। तो अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, इसको पीछे बढ़ाऊं और इसको पीछे बढ़ाऊं, तो देखो इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट पर है, इस पॉइंट से होते हुए जा रहे हैं इनके लाइन ऑफ एक्शन। ये भी इसी लाइन से निकल गया, ये भी इसी लाइन से निकल गया, तो इनको कोइनिशियल या कॉन्करेंट वेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कोइनिशियल वेक्टर। दूसरा हो गया आपका पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर सिंपली आप कैसे समझ सकते हो, वो कोलिनियर वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। जैसे ये और एक ये वेक्टर, ये कैसे वेक्टर है दोनों, ये कोलिनियर वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। देखो अगर आप बी को उठा के टेल टू टेल जोड़ते हो, टेल टू टेल जोड़ोगे, ये बी को उठा के इसके ऊपर रख दिया आपने, ये बी, देखो टेल टू टेल जोड़ा, क्या डिग्री का एंगल है, थीटा कितना है इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो ये कैसे वेक्टर्स हो गए, पैरेलल वेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर को आप जानते हो, अभी आपको पता लग जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर क्या है। ये यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो सर ये बताओ ये यूनिट वेक्टर क्या है। ये यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट होता है 1 यूनिट। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है या यूनिट होता है, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है यूनिट, ठीक है। तो मान लो अगर कोई एक वेक्टर है u और u एक यूनिट वेक्टर है, तो सबसे पहले मैं वेक्टर की डेफिनेशन याद करता हूं भाई। वेक्टर बराबर उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और सर ने बोला अगर ये u एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो मैग्नीट्यूड की जगह 1 रखोगे तो क्या बचेगा u कैप। तो देखो यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ गया, डायरेक्शन के बराबर, मतलब u कैप के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है u अगर यूनिट वेक्टर है वो कैप के बराबर आ गया, मतलब डायरेक्शन के बराबर आ गया है। तो इसलिए हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर किस चीज को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। तो अगर किसी भी वेक्टर का आपको डायरेक्शन पूछी जाए कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो आप यूनिट वेक्टर भी निकाल के दिखा सकते हो कि ये उसका यूनिट वेक्टर है जो किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। अब यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का कैसे निकाल सकते हो, अगर कोई वेक्टर a है तो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, a वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ a। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसका कैप होता है, जो डायरेक्शन होती है वो उसका कैप होता है, और इस कैप को क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर। क्लियर है सभी को। और एट लास्ट इसके बारे में हम अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर के बारे में कि ये डायरेक्शन को कैसे बताता है, ठीक है। लास्ट आता है जीरो वेक्टर। तो जैसा इसका नाम है जीरो, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, इसकी कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। और आगे फर्दर हम इसको प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ाई लिखाई चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें और देखते रहें सारी वीडियोस को। थैंक यू।